चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो इसका जो संसद के पार्ट बच गया था, आगे का चैप्टर इसमें बता रहा हूँ। जो सत्र को देखेंगे अनुच्छेद 85 के तहत, है ना। जो सत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। जो 17 अवसान होता है, आहूत करना, स्थगन, 17 से विघटन क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊँगा अभी। तो संसद का जो सत्र होता है 85 के तहत, तो उन लोग को अधिकार है कि 85 के तहत क्या कर सकते हैं। संसद के सत्र का आहूत करते हैं, या स्थगन कर सकते हैं, या सत्र अवसान कर सकते हैं, या विघटन किया जा सकता है ना। विघटित आपका लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो इसके बारे में बताऊंगा। फिर इसके बारे में जो आगे और भी जो विधेयक संबंधित प्रावधान होंगे उनके बारे में बताऊंगा। जो विनियोग विधेयक जो भी लोकसभा में होते हैं सब के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ इसमें। तो संसद का सत्र क्या होता है ना। संसद का सत्र क्या होता है, आप लोग संसद का सत्र जो है लगभग जो राष्ट्रपति पर इसमें समय समय द्वारा में क्या किया जाता है, इसमें लागू किया जाता है, समय समय पर लागू किया जाता है। तो संसद जो कम से कम इसमें ना 2 बार इसमें बैठक होना जरूरी है, वर्ष में 2 बार। जो संसद का सत्र है, एक बैठक होती है, सत्र चलता है 3-4 महीने का चलता है, तो लगभग 2 बैठकें तो होनी जरूरी है एक वर्ष में। 2 बार मतलब उनको सत्र मतलब मिलना जरूरी है संसद को, दोनों सदनों को। तो इसमें देखिए सत्र जो इसमें जो बजट सत्र एक होता है ना, 3 सत्र बांटे गए लेकिन 2 तो होता ही है। एक तो बजट सत्र हो गया, एक मानसून सत्र हो गया, एक शीतकालीन सत्र हो गया। बजट सत्र आपका 4 महीने का होता है ना। और जो बजट सत्र हो गया, एक मानसून सत्र आपका 3 माह का होता है, और एक 2 माह का होता है, एक शीतकालीन सत्र। तो फरवरी से आप मई तक देखेंगे तो आपका बजट सत्र होगा। फिर आपका मई जून जुलाई, 1 महीना छोड़ के जुलाई से चालू होगा। तो जुलाई से सितंबर तक होगा ना, तो आपका 3 माह का होगा। जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह हो गया, तो मानसून सत्र का है। फिर वैसी सितंबर अक्टूबर का 1 महीना छोड़ दीजिए, नवंबर और दिसंबर, तो 1 साल में कितने हो गए, 3 हुए। तो एक 4 महीना, 3 और 2 महीना, ऐसे है 4, 3, 2। बजट सत्र सबसे लंबा होता है। बजट सत्र जो होता है, जो फरवरी में आप बजट पेश होता है, जान रहे होंगे देश का हमारा जो बजट पेश किया जाता है फरवरी माह में होता है। तो सत्र क्या होता है ना। संसद का जो सत्र प्रथम बैठक से लेकर जो प्रथम जैसे बैठक में आप लेकर आप बैठोगे, मतलब कोई प्रथम बैठक है कोई सत्र का, जैसे बजट सत्र की प्रथम बैठक है, तो वहाँ से मतलब बैठक से लेकर 17 अवसान जो कि मध्य की समय अवधि है। 17 अवसान होने के मतलब कि मध्य की समय अवधि क्या है, प्रथम बैठक कहलाता है ना। सत्र मतलब जो है कम समय, मतलब 1 दिन का, मतलब मान लो जो बैठा जाता है 1 दिन में, मतलब लगभग 2 बार तो होता ही है सत्र, जिसको हम बैठक के रूप में भी जानते हैं। तो वही सत्र है, और कुछ सत्र नहीं है। जो सत्र आहूत करते हैं, मतलब सत्र मतलब क्या, जो बैठक इस्तेमाल, जो समय के अंतर्गत में कि 1-2-3 घंटे के अंतर्गत में जो बैठक होती है, जो बातचीत होता है, जो निर्णय होता है, वही क्या है आपका सत्र है। तो 1 दिन में 2 बैठक ही मान होता है ना। इसको मान लीजिए, आप समझिए इसको, मैं बता रहा हूँ, इसमें याद कीजिए 2 बैठक लगभग तो हो गई। इसके अलावा भी कर सकती है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकती है, वो ज़रूरत के हिसाब से। तो सत्र क्या हमें बता दिया, जो दिन में आप बैठते हैं ना 2 बार, है ना। दिन में जो 2 आप एक सत्र हो गए, 2 एक ही बार नहीं, 1 बार ही बैठ सकते, जरूरी नहीं है कि 1 ही बार या 2 बार। लेकिन जो बैठकें होती है एक निश्चित समय के लिए, वही बैठक ही क्या है, सत्र है ना। वही बैठक ही मतलब क्या है, सत्र है। तो सत्र के दौरान भी जान रहे हो कि जो कार्य का जो संचालन किया जाता है, बहुत सारी जो प्रत्येक दिन, और ये हर दिन लगातार होता है। ये हर दिन मतलब कोई ना कोई सत्र होता है, प्रारंभ किया जाता है ना। प्रत्येक दिन कोई ना कोई सत्र आहूत किया जाता है, तो वही सत्र आहूत करना वही है संसद का सत्र आहूत करना, वही है सत्र का आहूत करना। तो ये हो गया।
एक दिन के हिसाब से बताओ ना सत्र। और बजट सत्र हो गया, ये पूरा सत्र अलग है। एक मानसून सत्र हो गया, ये मानसून का 2-3 महीने चलेगी। और मैं दिन के हिसाब से बताऊँ, जो बैठकें होती हैं दिन में, बैठक के रूप में याद हो। सत्र जो बोलूँगा तब 3-4 महीने है। बैठक जो बोल रहा हूँ आपका इसमें है। उसको बैठक ही मान लो, जो आपका दिन में जो बता रहा हूँ उसमें बैठक मान लो। जो बैठक होते हैं जो समावधि के नीचे समावधि के अंतर्गत में होता है उसको बैठक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, देखने बता रहा हूँ। अब ये हो गया, प्रत्येक दिन बैठक होती है और कुछ ना कुछ कार्य उसमें संचालन होता रहता है। अब उसमें अवकाश भी दिया जाता है। तो इसमें ऐसा है, देख एक सत्र अब जैसे समाप्त हो गया है ना, एक सत्र मान लो समाप्त हो गया, या एक सत्र चालू हुआ और उसका 17वां हो गया, उसके 17वां तक और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने तक, दूसरे सत्र के प्रारंभ होने तक जो मतलब समय अवधि बीच में बचती है ना, वही अवकाश टाइम है। एक सत्र के 17वां तक और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने तक, है ना, जो मतलब समय अवधि जो लगती है अवकाश, मतलब क्या है, वो अवकाश कहलाता है। जो बीच की अवधि होती है उस अवकाश कहलाता है। अब स्थगन क्या है, सत्र संसद का स्थगन क्या है। अब जैसे स्थगन में क्या, संसद जैसे एक सत्र में जो एक सत्र कोई भी, जैसे अभी मान लो मानसून सत्र चला, अब मानसून सत्र में बैठकें होती हैं। हर दिन में बैठकों की याद रखिए, सत्र को 3-4 महीने चलता है, ऐसे याद रखिए। मैं वो स्टार्टिंग में बोल दिया हूँ, लेकिन उसको मैं बैठक बोल रहा हूँ। बैठक ही जो लिए जाता है उसको रखो आप। जो सुबह जो बैठक होती है 11 बजे से 1 बजे तक एक बैठक होगी, है ना। फिर दोपहर एक लंच हो गया, फिर 2 बजे से 6 बजे तक जो बैठक होती है दूसरा सत्र हो, दूसरा काल हो गया। तो जो बैठक को जो स्थगन किया जाता है ना, बैठक जो हो रही तो बैठक को क्या कर दिया जाता है, एक तो स्थगन कर दिया जाता है। मतलब अगर सही गढ़पूर्ति ना हो या कुछ और कारण हो तो स्थगित कर दिया जाता है, और उसको एक निश्चित टाइमिंग बताकर या ना बताकर 1 सप्ताह 1 दिन या 1 हफ्ता, मतलब ऐसे 2 दिन 3 दिन ऐसे करके उसको बढ़ा डेट दे के मतलब बता सकते हैं। या 1 घंटा 1 दिन ऐसे भी हो सकता है कि अगले हफ्ते लेंगे, या 2 घंटे बाद होगा, या 1 घंटे बाद होगा, ऐसे करके उसमें टाइमिंग बता देते हैं। और एक जो स्थगन होता है जो जिसमें टाइमिंग नहीं बताते, जिसको अनिश्चित काल का स्थगन बोला जाता है, उसको मैं बताऊंगा आने वाले में। फिलहाल एक और 17वां भी हो जाता है ना, उसको मतलब समाप्त कर दिया जाता है 17वां के दिन। सदन के पूरे सत्र को ही क्या किया जाए, सत्र को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। पूरे सत्र को समाप्त कर दिया जाए 17वां में। ठीक है। विघटन में क्या होता है, विघटन सिर्फ लोकसभा में होता है। ये विघटन बताएंगे लोकसभा में ही होता है। लोकसभा में भी आप बस विघटन होता है, वो भी किसके, राष्ट्रपति के द्वारा विघटित होता है, या फिर स्वयं विघटित हो जाता है। 5 वर्ष बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद ऑटोमेटिक वो विघटित हो जाता है। जो भी सरकार बनी होती है उसका विघटन हो जाता है। और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो स्थायी सदन है। ठीक है। अब स्थगन और 17वां के बारे में कुछ और बता देता हूँ, है ना। अब जैसे स्थगन कर रहे हो तो एक बैठक ही मतलब समाप्त होता है, उसमें पूरा सत्र समाप्त नहीं हो, एक बैठक ही। उसमें क्या होगा, जैसे कि स्थगन कर रहे हो तो आज बैठे हैं, है ना, तो अब गढ़पूर्ति नहीं हुई बैठक के लिए, 1 जन 2 जन आए हैं तो उसको हटा देते, स्थगित कर देंगे। स्थगित कर देंगे ना तो एक ही बैठक समाप्त होगी, उसमें 10 एक सत्र समाप्त नहीं होगा पूरा। तो उसमें जो उसको क्या बोलेंगे, स्थगन बोलेंगे। और सदन के जो स्थगन जो पीठासीन अधिकारी जो रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, उसी के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। जो पीठासीन अध्यक्ष रहेगा उसी के द्वारा ही किया जाएगा। और जो विधेयक जो है ना, किसी भी जैसे कोई किसी विधेयक पर जैसे कि कोई पेश हुआ है, विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है। क्योंकि जैसे कि अब कोई प्रस्ताव पेश किया हो, विधेयक लाए हो, अब मान लिए उसमें 1 2 3 जना है और हमको चाहिए कि 1/10 चाहिए, 100 का 10 लोग कम से कम चाहिए, 2-3 लोग आए तो थोड़ी गढ़पूर्ति होगा। तो ऐसे में लगभग आपको क्या करते हैं इसमें, तो इसमें विधेयक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब अगला बैठक होता है ना, उसमें स्थगित जो डेट बता के दिया रहता है, उसमें उसको लाया जाता है दोबारा।
ठीक है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता विधेयक के ऊपर। और 17वां में जो बता रहा था, इसमें बैठक नहीं बल्कि पूरे सदन के सत्र को समाप्त करता है ना। ये 17वां मैं बता दे रहा हूँ, सत्र जो चलता है उसको स्थगित हो जाता है, मतलब उसको समाप्त कर दे। 17वां मतलब मैं इसको स्टार्टिंग में भले बोल दिया हूँ, लेकिन उसको ना 17वां कीजिए उसको। एक पूरे सत्र को समाप्त करता है। कौन है उसका, क्या नाम, उसको क्या बोलते हैं, 17वां बोला जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। जो 17वां है ना, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रभाव, जैसे कि आप कोई विधेयक डाले हो, है ना, प्रभाव नहीं डालता ज़्यादातर, है ना। कई तो विधेयक उसमें प्रभाव नहीं डालता, लेकिन कुछ काम के लिए जो बचे उचे जो नोटिस वोटिस कोई देना पड़ता है ना अगले सत्र में, तो उसमें प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि लंबित जो कार्य समाप्त माने जाते। जो लंबित कार्य रहेंगे, काफ़ी समय से पड़े हुए रहेंगे, विधेयक जो रहेंगे, बहुत टाइम हो गया, तो उसको क्या नोटिस देना होना पड़ता है। कई सारे में प्रभाव डालेगा, कई सारे में प्रभाव नहीं भी डालेगा। बचे हुए जैसे छूटे उटे काम रहेंगे ना, तो उनको नोटिस देना पड़ता है कि 17वां हो गया भाई, अब देखोगे आप आ जाइएगा, अगले सत्र जब लगेगा तब, ऐसे करके, समझ गए। अगले सत्र में उन लोग को बोल दिया जाता है। जैसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन भी हो जाता है। स्थगन जो एक तो सिंपल स्थगन होता है 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। एक अनिश्चित काल, एक तो स्थगित होता है, उसमें दिन और तारीख बता दिया रहेगा। एक स्थगन होता है, उसमें दिन तारीख बताता नहीं है ना। दिन तारीख बता देगा एक में दिन तारीख बताता नहीं है। तो अनिश्चित काल के लिए बता हो गया, मतलब उसका समय निर्धारित नहीं, कभी भी उसको ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। कभी बैठक को आहूत कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये आपका अनिश्चित काल का स्थगन कहलाएगा। ठीक है। और मैं जो पीठासीन अधिकारी ही होता है, जो वही है जो स्थगित जो करता है ना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। और जो सत्र को 17वां बोल रहा हूँ ना, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। 17वां राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचना जारी करके क्या करता है, राष्ट्रपति के सत्र के दौरान ही, कोई सत्र चल रहा हो ना, सत्र के दौरान ही क्या करता है, 17वां कर दे सकता है। उसको अधिकार दिया गया। ठीक है। और जो विघटन का भी अधिकार है आपका, राष्ट्रपति को है ना। विघटन भी कर सकती है इससे, जो राष्ट्रपति है उसको लगता है कालावधि के पूर्ण भी विघटन का अधिकार उसको दिया गया है। उनको दिया गया है, राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है। अब इसमें जैसे कौन कौन से अधिकार इसमें जैसे रहते हैं, कोई विधेयक आप प्रस्तुत करोगे, अब विघटित हो गया भाई, लोकसभा अगर विघटित हो गई, अब पूरा भंग हो गया, है ना। लोकसभा मतलब भंग हो गई, टूट गई, मतलब टूट फूट गया। अब दूसरा नया चुनाव होगा, तब उसके बाद ही लोकसभा गठित हुई। तो इसमें जो कई सारे जो विधेयक समाप्त होते हैं, कई सारे विधेयक समाप्त नहीं होते, ऐसा भी है। ऐसा नहीं कि सभी जो विधेयक या कुछ प्रस्ताव लाए हो आप पूरी तरह से सब चीज़ मतलब समाप्त हो जाएंगे। इसमें देखिए समाप्त कौन कौन से नहीं होता है, कौन कौन सा होता है, इसमें बता दे रहा था। जो लोकसभा में पारित हो गया कोई विधेयक, है ना, और राज्यसभा में विधेयक विचाराधीन है, लोकसभा में पारित हो गया, एक सदन में मतलब विचाराधीन है, तो विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे विधेयक कोई ला रहे, एक विधेयक कोई ला रहे हो, राज्यसभा में विचाराधीन हो, लेकिन लोकसभा में द्वारा भी पारित ना हो। राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन पारित नहीं किया ना, विचार कर रहे मत, और लोकसभा में पारित ना हुआ, मतलब उसमें ही पारित नहीं हो, तो समाप्त नहीं होता वो, क्योंकि दोनों सदन ने अभी कुछ अभी कहा नहीं है ठीक से अभी, तो उसको रखे रहते हैं, मतलब वो हटता नहीं है। अब जैसे कि दोनों सदनों द्वारा एक और विधेयक, जैसे मान लो ऐसा विधेयक आप लाते हो, जैसे कि अगला उदाहरण मतलब बता रहा हूँ, जैसे दोनों सदन द्वारा पारित हो गया, है ना। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बचा है बस, उसको अधिनियम बनाने के लिए, कोई भी मतलब प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए, तो समाप्त नहीं होगा वैसा वाला। ठीक है। दोनों सदन अगर पारित कर दिए हैं तो सत्र अगर भले ही हो जाएगा, लेकिन उसको अगले सत्र जब होगा ना, उसमें से उसको लाया जाएगा बैठक में, और फिर इसको पारित कर दिया जाएगा, सॉरी राष्ट्रपति को दिया जाएगा, फिर वो अपना स्वीकृति उसमें प्रदान कर देगा। अब जैसे कि एक विधेयक जैसे ऐसा ला रहे हो, जो ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लौटा दिया गया हो, है ना, उसको भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा है, विघटित होगा ना, तो उसको भी समाप्त नहीं किया जा सकता।
और जैसे कि ऐसा कोई विधेयक है जो विचाराधीन है लोकसभा में, है ना, और आप उसको चाहे रखे हो या नहीं रखे हो और फिर उसको राज्यसभा को हस्तांतरित कर दिए, विधेयक आपके यहाँ लोकसभा में विचाराधीन है, अब उसको राज्यसभा में दे दिए, हस्तांतरित कर दिए, तो ये सभी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, मैं बता दिया क्या क्या होता है, सभी चीज़ बता दिया। सत्र का आहूत, संसद स्थगन, सत्तावसान बिगड़, हर चीज़ के बारे में बता दें डिटेल में। मेंस लेवल है, कुछ नहीं है, बाकी आप बुक पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं इसमें जो आगे का जो चैप्टर होगा, इसमें जो जो भी होंगे उसमें मैं कवर कराऊंगा, मतलब जो आपका जैसे कि जो प्रश्न उसमें पूछा जाता है ना, जो आपका संसद में क्या क्या मतलब कार्य कैसे होता है, वो सबको मैं बताऊंगा इसमें का आगे का। जैसे संसद का जो कार्य कैसे चलता है, कार्यकाल कैसे होता है, उसको बताऊँ इसमें। जैसे कि सदस्यता का योग्यता 102 के तहत इसको याद रखिए। 101 के तहत रिक्ति का भरा जाना, रिक्त है उसको पूर्ति कैसे होगी, वो सब बताया गया। और जैसे कोई सदस्य है उसको अयोग्य लोकसभा का जो भी, या तो न्यायालय द्वारा उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा कोई नियम बना के, या कुछ और रीजन हो, उसमें 102 में दिया गया। विधेयक प्रस्तुत करोगे आप तथा पारित करना 107 के तहत। ठीक है। अब एक ये देखिए 108 है, संयुक्त अधिवेशन दोनों। चलिए मैं एक संसदीय की कार्यवाही को ही बता देता हूँ, ये तो बाकी तो इसमें देख सकते हैं आप। ये संसद की कार्यवाही, न्यायालय पूछताछ मतलब को रोक, मतलब रोक इसमें आएगा, कम ही आएगा, मतलब उसको रोकता है, मतलब 122 रोकता है। क्या है मतलब, संसद की जो भी कार्यवाही होगा ना, तो न्यायालय में आप जाके वो न्यायालय उसको कुछ नहीं बोल सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते, समझ गए? उसमें आके कोई भी ऐसा है ऐसा नहीं बोल सकता है। अब इसमें देखिए संसद में, सदन में जो मतदान होता है कैसे होता है, सदन में जो मतदान जो हम लोग जान रहे होंगे, कार्यवाही कैसे, कार्य कैसे चलता है, इसमें बताता हूँ थोड़ा मैं, आप लोग की बाकी बुक से ही पढ़ सकते हैं। और जो संसद की जो भाषा होगी ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मतलब इस्तेमाल करते हैं, दोनों कब जमाने से चली आ रही, अंग्रेजी और हिंदी भाषा को सदन की कार्यवाही भाषा के घोषित किया गया है। आप दूसरे लैंग्वेज मातृभाषा में और बोलने का अधिकार दे सकता है, ऐसा नहीं है। जो आपकी जो भी लैंग्वेज, आप जिस भी से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हो, ऐसा नहीं दिया है कि नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आप ना, इसमें जो मुख्यतः जो रहता है उसमें, जो आप देखोगे उन लोग बैठे रहते, हेडफोन लगा रहे थे उन लोग, तो मशीन लगा रही थी, उसमें अनुवाद की व्यवस्था दी रहती है उसमें। तो जो भी सुनता है ना, वो अनुवाद के रूप में उसको परिवर्तन करके बताता है। ठीक है, समझ गए? अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मान्यता दी गई है संसद की भाषा के रूप में। ठीक है। अब जैसे कोई, अभी मान लो जैसे कि कोई पीठासीन लोकसभा का अध्यक्ष बैठा है और क्या कर रहा है, आपका बैठक में बैठा है और उनकी सदन की कार्रवाई में लगा है ना, तो उनका वोटिंग होता है ना, देखे होगे। प्रस्ताव कोई पक्ष मतलब प्रश्न उससे पूछ करके आप प्रस्ताव के बारे में कोई राय या आमंत्रित करते हैं, बताओ आपकी क्या राय है ना, तो उनका हामी और ना में मतलब जवाब देना पड़ता है उनको। तो उनके जो प्रस्ताव में जो पक्ष में रहते हैं उसको अय बोलते हैं, है ना, और जो नो मतलब रहता है तो नो बोलते हैं, विरोध में रहते हैं तो नो बोलते हैं। कई लोग हाथ भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है, हाथ भी उठवा सकते हैं कि बताइए कौन पक्ष में कौन विपक्ष में है। अय और नो बोले का उनका प्रावधान है। चर्चा उर्चा अगर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए कर रहे होंगे कोई प्रस्ताव के लेकर, कौन समर्थन में है कौन नहीं है, समर्थन में तो अय बोलिए और नहीं है तो आपका नो बोलिए, ये सब इसमें प्रावधान किए हैं। अब इसमें जैसे कि आप जो एक वार्षिक कार्यकालीन में भी जो मंत्रियों महान्यायवादी को भी अधिकार दिए गए हैं, है ना, उनको भी अधिकार है, उनको बैठने का भी अधिकार दिया था कार्यालय में।
तो संसद का जो सदस्य होने के अतिरिक्त वो जो प्रत्येक मंत्री क्या करते हैं, जो भारत के महान्यायवादी को भी, जो भारत के महान्यायवादी जो जिसको बोला जाता है कि हमारे सरकारी अधिवक्ता, जो कानून के अधिकारी हैं, तो इन लोग क्या कर सकते हैं, सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दबा के रखा जाएगा। महान्यायवादी और मंत्री रहेंगे ना, जो आपका मैं इसमें दिया गया है, मैं उसको मंत्री के बारे में दिया गया है, और अटॉर्नी जनरल जिसको मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में भी दिया गया है। 85 के बाद 86, 87, 88 में दिया गया कुछ, तो इसके बारे में दिया गया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। तो इनमें जो इन लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सदनों की अगर मान लो संयुक्त बैठक भी होगी ना लोकसभा राज्यसभा में, तो बैठक में इन लोग क्या कर सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं। जैसे कि ये जैसे मान लो सदन में किसी समिति का कोई विचाराधीन है ना, कोई मामला हो, या कोई सदस्य में, जैसे कोई समिति के सदस्य भी रहेंगे ना, कोई अगर कोई प्रस्ताव उसका चल रहा है तो भी वो क्या कर सकते, सदन में भाग ले सकते हैं। लेकिन मतदान का अधिकार उनको नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतदान को उन लोग को अधिकार नहीं रहेगा। सरकारी समिति जो सदस्य रहेंगे उन लोग भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते। और जो मंत्री है दोनों सदन में भाग ले सकता है। जिस दल में भी, अगर जिस दल में नहीं है ना, उस दल में के भी मतलब चर्चा उनके सुन सकता है, उनकी बात को। राज्यसभा का सदस्य है ना, तो लोकसभा में भी जाके क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। या किसी भी सदन का जैसे मान लो सदस्य नहीं है, दोनों सदनों का हो, जैसे मान लो कोई मंत्री है, एक मंत्री है, कोई सदस्य का सदस्य नहीं है, तो किसी भी सदस्य में भाग ले सकता है। ऐसा नहीं वो रोक सकता है। अगर मान लो सदन की अगर मंत्री बिना उसका, जो कोई भी मंत्री है 6 महीने तक ही, मतलब कोई मंत्री बने बिना अगर बैठता है, जैसे कि आप मंत्री किसी सदन में जुड़े नहीं हो, मंत्री हो लेकिन सदन में जुड़े नहीं हो, है ना, सदन में कोई जुड़ा नहीं है। अगर सदन में जुड़े नहीं हो तो आप 6 महीने तक ही बैठ पाओगे, रह सकता है। मतलब 6 महीने तक ही उसको मंत्री रह सकता है, बाकी बैठ सकता है। ऐसे नॉर्मल सदस्य को बैठने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको सदस्यता लेनी जरूरी है। कार्रवाई में अगर भाग ले, वोट देना रहेगा तो उनको सदस्यता लेना आवश्यक है। अब बताता हूँ, जैसे कि अब इसमें जैसे कि होता कैसे, जब कार्रवाई जैसे कोई बैठक उठक होती है ना, संसदीय कार्रवाई का साधन जैसे क्या क्या उनका शब्दावली प्रयोग किए जाते हैं, उनके मैं बताता हूँ। क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या नहीं पूछ सकते, इसमें थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया रहे। जब जैसे संसद का पहला घंटा जब होता है, जो 11 से 12 बजे तक, है ना, इस दौरान जो सदस्य प्रश्न पूछते हैं ना, तो मंत्री ही रहते हैं, कोई और दूसरा नहीं रहता। तो प्रश्न जो सदस्य जो मंत्री जो उत्तर देते हैं, तो जो प्रश्न जो पूछते हैं प्रश्नकाल के टाइमिंग में, उसमें 3 तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक मतलब होता है, एक तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित होता है, एक अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो मौखिक रूप में दिया जाता है ना। किसी चीज़ के बारे में आप पूछोगे तो मौखिक रूप में ही आपको उत्तर दिया जाएगा। और दूसरी ओर आप एक अतारांकित प्रश्न के बारे में जानेंगे मामले में, तो इसमें लिखित रिपोर्ट आपको होना चाहिए, है ना। एक दस्तावेज आपका फाइल आपको आवेदन टाइप का, मतलब आप उसमें आवश्यक रूप से लिखित रिपोर्ट आवश्यक होगा तो आप उसको लिख सकते, है ना। और इसके बाद आप पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछ सकते। जैसे कि तारांकित प्रश्न में आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब पूरक प्रश्न क्या, मतलब उससे रिलेटेड प्रश्न आप पूछ सकते हो, उससे आगे पीछे का प्रश्न आप पूछ सकते हो, या पहले का प्रश्न पूछ सकते हो। और जो आप लिखित रूप में कुछ दस्तावेज आप पेश कर रहे हो लिखित रिपोर्ट में आप, है ना, तो उसमें आप प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न ऐसा रहता है, उसमें किसी के पहले का मुद्दा रहेगा तो आप पूरक प्रश्न या उससे संबंधित कोई प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। ठीक है। और जो अल्प सूचना वाले भी रहते हैं, इनका जो अल्प सूचना वाले भी मौखिक रूप में होता है। तो मौखिक रूप में कैसे होता है,
कम से कम 10 दिन उसको पहले नोटिस देगा। किसको देगा? वहाँ देगा लोकसभा के पास। पहले 10 दिन पहले नोटिस बता दिया रहेगा, मैं भैया ये इस बार मैं पूछने वाला हूँ, तो आप परमिशन दीजिए कहिए। तो ये मंत्रियों के अतिरिक्त आप जरूरी नहीं है कि मंत्रियों के समक्ष है पूछेंगे, कोई दूसरे निजी क्षेत्र के रहेंगे हैं, तो कोई प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जो उपस्थित है मंत्रियों को ही अतिरिक्त दूसरे को भी इसकी सुविधा दी जाती है। कोई विधेयक लाता है ना, कार्रवाई से संबंधित कोई अन्य मामले जुड़ी हो कोई, तो प्रश्न पूछने के लिए पूछ सकता है, ऐसा नहीं पूछ सकता है। इसमें कुछ कलर वलर भी उन लोग को दिया जाता है, तारांकित रहते हैं, तारांकित प्रश्न रहते हैं। जैसे प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः, अगर प्राइवेट सदस्यों के कुछ भी रहेंगे तब तो उन लोग जो तारांकित प्रश्न रहेंगे वो हरे कलर में रहते हैं, है ना। अतारांकित आपका सफ़ेद रहते हैं, और जो अल्प सूचना वाले रहते हैं वो गुलाबी कलर के रहते हैं, और जो प्राइवेट रहते हैं आपका पीले कलर के रहते हैं। प्राइवेट पीले से याद रखिए, और हल्के गुलाबी अल्प सूचना। इसलिए है क्योंकि ताकि एक दूसरे से अलग दिखे, और दूर से देखेंगे तो आदमी के लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या किस टाइप का प्रश्न पूछने वाला है, समझ गए। तो ये है। अब शून्यकाल बता रहा हूँ, शून्यकाल एक होता है, प्रश्नकाल की तरह ही एक शून्यकाल होता है, लेकिन उल्लेख नहीं किया गया प्रक्रिया नियमों में, उस शून्यकाल को उल्लेख नहीं किया गया। यह अनौपचारिक साधन माना गया इसको, क्योंकि इसमें संसद में इसमें ये रहता है, संसद सदस्य क्या बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है, मतलब बिना सूचना बताए ही कोई भी मुद्दा को उठा सकता है। और शून्यकाल जो है, प्रश्नकाल जो आप पूछ लोगे ना, जो तारांकित अतारांकित वो सब पूछ लोगे, उसके तुरंत बाद ही कार्यक्रम में इसके मध्य चालू हो जाता है। जो भी मतलब तुरंत बाद इसका जो है सदन में इसका कार्य जो है किया जाता है। अब प्रश्नकाल और एक होता है कार्यक्रम तय करने के। तो कार्यक्रम तय करने के मध्य और जो प्रश्नकाल होगा, तय बाद में करोगे, है ना, तो पहले कुछ जानोगे, तो उनके बीच का जो काल होता है शून्यकाल होता है। इसको भारत की देन भी कहा जाता है, 1962 से जारी है, अभी तक इसमें चल रहा है, कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, समझ गए, शून्यकाल भारत की देन है। ये बीच का काल है, जैसे कि कार्यक्रम तय होने तक और कोई प्रश्न अभी चल रहा है तब उसके बाद बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। उसमें आप जो भी मुद्दा उठाना रहेगा आप उठा सकते हो उसमें। ठीक है। अब प्रस्ताव इसमें दिया है, विधेयक प्रस्तुत करते हैं और पारित करते हैं। जो प्रस्ताव आप पेश करते हैं, प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव, जैसे कि आप कोई मंत्री या गैर सरकारी मंत्री हो, है ना, सदस्य द्वारा भी कोई प्रस्ताव आप स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हो, मतलब देता है, मतलब वहाँ जमा करता है, वहाँ जा सकते हो। कहाँ आपका पहले पीठासीन अधिकारी के पास जाओगे, जैसे कि आप पीठासीन अधिकारी के पास गए ना, तो आप विभिन्न विषयों से संबंधित आप लेके जाओगे, तो अपना मत देगा कि मंत्री है कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया है प्रस्ताव को, उसको स्वीकृति भी दे सकता है, अस्वीकृति भी दे सकता है। पहले आप लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनके जाके पूछना पड़ेगा कि भैया हम लोग इसमें लाएँ कि नहीं, तो पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसी थोड़ी मतलब किसी को भी मतलब दे देंगे, कुछ भी आप मुद्दा उठा दोगे फालतू चीज़ को भी, है ना, जो काम का चीज़ रहेगा उसको देंगे। अब सदस्यों द्वारा जो 3 चर्चा भी होती है, जैसे कि आप महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव इसमें जैसे कि लाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इसमें का, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ जो अगर महाभियोग लाते हो कोई, है ना, मुख्य निर्वाचन या आयुक्त को जैसे हटाना है, महाभियोग द्वारा आपका राष्ट्रपति को उठाया जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। ये सब राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन कोई स्वतंत्र प्रस्ताव भी आता है, ऐसा नहीं है कोई मंत्री पेश करेगा, स्वतंत्र प्रस्ताव भी पेश कर सकता है, मतलब कोई व्यक्ति भी उसको समझो मतलब प्रस्ताव ला सकता है, विधेयक ला सकता है, जो भी प्रस्ताव पेश कर सकता है, लेकिन परमिशन उसको लेना पड़ेगा। एक होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है? तो स्थानापन्न प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव होता है ना, जो काफ़ी लंबा समय हो गया, मान लो एक प्रस्ताव दिया गया है, वो काफ़ी लंबा समय हो गया, अब उसको याद दिलाने के लिए दूसरा स्थानापन्न उसकी जगह ले लेता है, तो इसे स्वीकार कर लेता है, तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है ना। पहला वाला थोड़ा मिस्टेक था, अगला वाला अच्छा है ना,
तो उसको लेके उस प्रस्ताव को शामिल कर दिया जाता है। तो ये आपका स्थानापन्न प्रस्ताव था। और एक और पूछा जाता है जो है आपका पूरक प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव जिसको बोला जाता है जो स्वयं कोई अर्थ नहीं होता उसका, है ना। तो इसमें जो पहले से जैसे सदन में इसको पारित ऐसे नहीं किया जाता ना, जैसे मूल प्रस्ताव कोई दिया गया है पहले से, तो उसके संदर्भ में ही इसमें होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब आप पेश कर पूरक प्रश्न कुछ भी नहीं जान रहे हो पेश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप पहले से कोई मूल प्रस्ताव वहाँ पेश हो गया ना, तो उसके संदर्भ में भी आप लाओगे सहायक प्रस्ताव के रूप में या स्थान लेने वाले प्रस्ताव के रूप में, है ना, या संशोधन मूल प्रस्ताव के केवल उसमें परिवर्तित करवाना है स्थान लेने के रूप में आप लाया जाता है इसमें। समझ गए? अब इसमें मैं बता दिया हूँ जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिया। 17 अवसान सब बता दें। विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक भी होता है, जान रहे होगे विधेयक के बारे में। प्रस्ताव और भी कई तरह के होते हैं, मैं जो कम बताया हूँ इसमें का 3 ही बताया हूँ, लेकिन और भी प्रस्ताव होते हैं जो विश्वास प्रस्ताव होते हैं, निंदा प्रस्ताव होते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव होते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होते हैं, स्थगन प्रस्ताव होते हैं, है ना। इनका अलग अलग मतलब है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव होते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक प्रस्ताव लाया जाता है ताकि जो जब बैठक होती तभी लाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके मतलब विधेयक होता है जो एक विधेयक के बारे में इसमें दिया। विधेयक आपका एक सरकारी होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। तो ये सभी संसद की विधायी प्रक्रिया है। एक वित्त विधेयक भी होता है, एक संविधान संशोधन भी विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक भी होता है। अब इसमें साधारण विधेयक में भी पठन पाठन होता है, पढ़ने का काम होता है, द्वितीय पाठन होता है, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है ना, बहस वहस होती है, फिर उसके बाद जो भी विचार विमर्श किया जाने के बाद आपका तिथि पाठन होता है, मतलब पढ़ा जाता है, तिथि बार उसको स्वीकार किया जाता है। ये सभी मुद्दे ऐसे चलते रहते हैं। तो मैं आने वाले समय में इसको कंप्लीट करूँगा। क्या करूँ, वीडियो अब ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता, लेकिन अब बना रहा हूँ भाई। ये 4था वीडियो था, इसको याद रखिए आप। ठीक है, मैं इसमें बहुत चीज़ बताया हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।